अपने नेशनल प्लान को लेकर ममता बनर्जी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और वो है कांग्रेस से साफ किनारा करने का। टीएमसी के नेता कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्ष की बैठक से नदारद रहे। वहीं संसद भवन में हुए विरोध प्रदर्शन में भी ममता बनर्जी के नेता शामिल नहीं हुए। वहीं ममता बनर्जी मुंबई के दौरे पर हैं, जहां वो शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से मिलेंगी। अब संकेत साफ है कि ममता बनर्जी ने 2024 को ध्यान में रखते हुए विपक्ष का चेहरा बनने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो कांग्रेस की जगह ले पाएंगी। हम इसी मुद्दे पर आज बहस करने वाले हैं और ऐसे में हमारा सवाल यही है कि क्या विपक्ष को ममता बनर्जी का नेतृत्व कबूल है? क्या कांग्रेस का विकल्प बन जाएगी टीएमसी? ये हमारी बहस का दूसरा सवाल। और सवाल तो ये भी है कि 2024 में राहुल नहीं, क्या ममता बनेगी विपक्ष का चेहरा? तो इन्हीं सवालों के साथ आज की हमारी ये बहस, और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं और मेहमानों का हम रुख करें उससे पहले इस वक्त अशोक तंवर जी हमारे साथ हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, हाल ही में वो टीएमसी में शामिल हुए हैं। अशोक तंवर जी, पिछले हफ्ते ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, सोनिया गांधी से नहीं मिली, अब मुंबई पहुंची हैं, वहां पर वो शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। तो मैसेज बहुत ही क्लियर है कि ममता बनर्जी को राहुल गांधी मंजूर नहीं। देखिए, ये तो आपका नज़रिया हो सकता है, कुछ और लोगों का हो सकता है। ममता जी को हर वो व्यक्ति, हर वो साथी, हर वो पार्टी मंजूर है जो इस देश को बचाने की मुहिम में उनका साथ देना चाहती है, उनका साथ लेना चाहती है। और इसीलिए वो दिल्ली में भी पिछले दिनों आई, और दिल्ली तो सबकी है, देश की राजधानी है। और अब बॉम्बे आज वो गई है, इसीलिए गई है कि वहाँ मुख्यमंत्री जी का हालचाल भी जानने के लिए, शरद पवार जी से मिलने के लिए, और जो बड़े आर्टिस्ट हैं जो जिनका इस देश की संस्कृति और कला में बड़ा योगदान रहा है, उन साथियों से भी मिलने के लिए गई हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो उद्देश्य है इस मीटिंग का वो पूरी तरीके से फलीभूत होगा और वो नतीजे उसके बेहतर आएंगे। यानी कि अशोक जी, अब 2024 में फाइट होगी मोदी वर्सेस ममता? नहीं, ये तो देश ही अभी ये कहने लग गया है पूरा कि ममता दीदी ही एक ऐसी शख्सियत है इस देश की राजनीति में जो उनको 2024 के चुनाव में लोकसभा में पटकनी दे सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनकी नीतियों को, उनकी जो विचारधारा है लोगों को बांटने की, जहर घोलने की, और इसलिए जो है पूरा देश उनके साथ खड़ा हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और पूरा पश्चिम भारत से लेकर के पूरा नॉर्थ ईस्ट वो उनके साथ खड़ा होगा। चलिए, कांग्रेस के भी बहुत से नेता हैं जो टीएमसी में शामिल हुए, आप भी अभी टीएमसी में शामिल हुए हैं। मेघालय में हम देख रहे हैं वहां पर जो 12 विधायक हैं वो टूटकर अब टीएमसी के खेमे में जा चुके हैं। लेकिन ये कांग्रेस तोड़ो अभियान भले ही आसान हो, लेकिन बीजेपी हराओ अभियान ये मुश्किल रहने वाला है। नहीं, बीजेपी हराओ अभियान का ही हिस्सा है कि जो उनको साथ देना चाहते हैं, जो उनके साथ जुड़ करके आगे का इस देश का भविष्य देखते हैं, जिसमें ये तो लीडर्स की आपने बात की, लेकिन जो आम जनता है इस देश की, जिसमें नौजवान हैं, महिलाएं हैं, हमारे अलग अलग वर्ग विशेष के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय है, तो वो सारे भी लोग उन्हीं के नेतृत्व में अपना भविष्य देखते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर हारेगी और ये देश जीतेगा। और इस देश को जिताने के लिए हमारे जैसे लाखों लोग जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है पिछले कई दशक में, और करोड़ों ऐसे लोग जो इस देश के लिए लड़ना और मर मिटना जानते हैं और चाहते हैं, वो सब उनका साथ देंगे। ठीक है, अब इस बहस को आगे बढ़ाते हैं और इस बहस में शामिल होने के लिए इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनसीपी की प्रवक्ता विद्या चौहान हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक, टीएमसी की विचारधारा के समर्थक तौसीफ अहमद खान को आप देख पाएंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सईद अब्बास भी जुड़े हुए हैं और शिवसेना नेता संजय गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम साहब, पूरे देश में खेला होगा, ये ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी हैं। वो पूरे देश में घूम भी रही हैं और विपक्षी नेताओं को अपने साथ
जोड़ने में भी लगी हैं आपको चुनौती देने के लिए? देखिए, क्या खेला होगा वो तो त्रिपुरा में आपने देख ही लिया। रिजल्ट आपके सामने है। 334 में से 329 सीटें भाजपा को मिली, एक मात्र टीएमसी को मिली। उससे समझ में आता है कि उनकी लोकप्रियता जो है कितनी है देश के अलग कोने में, बंगाल के बाहर से निकले तो। बंगाल में उन्होंने जिस तरह से राज चलाया है, जिस तरह से ऐसे तत्वों को पूरे स्टेट का प्रोत्साहन दिया है और सपोर्ट दिया है, पैट्रनेज प्रोवाइड किया है जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, लेकिन दूसरे स्टेट में ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को किस तरह से प्रोत्साहन देंगे? वहां तो उनकी कोई सरकार है नहीं। तो ये सब जो उनकी सोच है कि पूरे देश में वो टीएमसी की लहर चलेगी और टीएमसी का कोई बड़ा वर्चस्व वहां पर हो जाएगा, वैसी कोई बात नहीं है। ये कोशिश है, कांग्रेस को तोड़ सकती है। कांग्रेस में सब ऐसे लोग हैं जो कि आज कहीं ना कहीं परेशान घूम रहे हैं कांग्रेस के लीडरशिप से, तो वो सब लोग जाहिर है टूट के कांग्रेस से आ जा सकते हैं, इसलिए कि कांग्रेस तो एकदम मतलब सबसे कमजोर कड़ी जो है कांग्रेस है, और कांग्रेस में सब लीडर भी परेशान है अपनी लीडरशिप से, तो जाहिर है वहां से आ जाएंगे लोग, वहां से आ रहे होंगे, लेकिन वो ना तो इससे कांग्रेस में इम्पैक्ट कर ला पा रहे हैं, ना तो टीएमसी के लिए इम्पैक्ट लेके आएंगे। एक रीजनल पार्टी है, उसको बंगाल की पार्टी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है। सईद अब्बास और दीदी ने तो कांग्रेस के साथ खेला कर ही दिया है। अब इतने विधायक टूट टूट कर जा रहे हैं टीएमसी में, और टीएमसी वाले तो कह रहे हैं कि हम दरअसल असली कांग्रेस हैं। देखिए, सबसे पहले तो जफर इस्लाम साहब हो या नवाब मलिक साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि एक ऑपोजिशन का होना, और अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि एक पार्टी ऐसी है जो टक्कर दे सकती है भाजपा को पूरे हिंदुस्तान में, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। हाँ बिल्कुल, अगर टीएमसी, एनसीपी, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस अगर साथ में शामिल हो सके तो ये जो मोदी का घुरूर है, जो घमंड है, वो टूटेगा, भाजपा। ममता बनर्जी तो कह रही है कि कांग्रेस बहुत ही इनकेपेबल पार्टी है। जो शरद पवार हैं वो कह चुके हैं, राहुल गांधी वो एक कंसिस्टेंट नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह चुके हैं कि सबसे धोखेबाज पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो किसी को विश्वास नहीं है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में? मेहमान सर जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। हाँ, हालांकि ऐसे कोई बयानात हुए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है मेहमान सर जी कि अगर हमें आगे बढ़ना है और भाजपा को हराना है तो टीएमसी ये जान ले कि कांग्रेस के बिना ये हो नहीं सकता, आप मेजॉरिटी ला नहीं सकते। तो ममता बनर्जी को भी ये समझना चाहिए, राहुल गांधी जी को भी यही समझना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि टीएमसी एक रीजनल पार्टी है, कोलकाता बेस्ड पार्टी है या बंगाल बेस्ड पार्टी है। अगर इनको ज्यादा से ज्यादा वोट्स बटोरने हैं तो समझना है कि शरद पवार का जैसा साथ है। अभी आप मुझे बताइए, शरद पवार कौन सी पार्टी में थे, ममता बनर्जी कौन सी पार्टी में थे, वाईएसआर कांग्रेस जो है अभी कांग्रेस में ही थी। तो हमें यह समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के बिना ये जोड़ नहीं हो सकता। अगर कोई हल पाना है और बीजेपी जैसी पार्टी को अगर आपको लोकसभा में हराना है तो कांग्रेस के बिना ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये तौसीफ अहमद खान, आप सब कांग्रेस के बिना ये खेला मुमकिन नहीं हो पाएगा। याद दिला रहे थे कि कौन कौन से नेता पहले कांग्रेस में थे और फिर उनको कांग्रेस से बाहर आकर के उन्होंने अपना पार्टी बनाया या दूसरे पार्टी में जुड़े। तो देखिए, इससे वो खुद ही उनको इस बात पे चिंता करना चाहिए था कि क्या वजह रहा जो इतने दिग्गज नेता वो कांग्रेस से बाहर आकर के ही इतने दिग्गज नेता बन गए। क्या आज भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं कोई खराबी है, उनकी पॉलिसीज में कुछ प्रॉब्लम है कि जो देश के लिए, जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं उनको कांग्रेस से बाहर आकर के ही काम करना पड़ता है। इसमें जरूर उनको चिंता करना होगा। अगर वो वाकई कहते हैं कि हाँ उन्हें भूख है, इस बात की उनके पेट में भूख है कि वो बीजेपी से लड़े, तो बीजेपी से लड़ने के लिए रास्ते में उतर के लड़ना होगा। ममता बनर्जी ने पूरे देश को दिखा दिया है कि बीजेपी को किस तरीके से हराया जाता है। बंगाल उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल है। इतना स्वीपिंग विक्ट्री ममता बनर्जी ने लाया है बंगाल में, बजाय इसके कि खुद प्रधानमंत्री कई दौरा करते रहे। ये अनप्रेसिडेंटेड रहा कि बंगाल इलेक्शन 8 चरणों में लड़ा गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लगभग सारे नेता बंगाल में आकर के भाषणबाजी करके गए। प्रधानमंत्री ने पूरा ताकत झोंक दिया, फिर भी वो इतनी बुरी तरीके से बंगाल हारे। क्या वजह रहा? वजह एक ही है कि ममता बनर्जी, उनका स्ट्रैटेजी, उनका स्ट्रीट फाइटिंग स्पिरिट
ठीक है, ये जो फाइटिंग स्पिरिट की आप बात कर रहे हैं, मैं इस पर जफर इस्लाम जी से जरूर कमेंट लूंगी कि वो कितनी टफ फाइट दे रही है, लेकिन उससे पहले विद्या जी, विपक्ष का चेहरा कौन, राहुल गांधी या ममता बनर्जी? जी देखिए, मुझे आपको ये बताना है कि पहले तो विपक्ष का चेहरा कौन है ये तो बाद में है, लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस का किधर क्या है, इसका क्या है, उसका क्या है, देखो ममता बनर्जी ने बंगाल में जो फाइट दिया है और दोनों को यानी मोदी साहब और अमित शाह जी को जिस तरह से उन्होंने 2 साल से बंगाल में प्रयास किए, लेकिन उनके सब प्रयास विफल करने का काम ममता दीदी ने किया है। उनका जो श्रेय है वो बहुत बड़ा है। लेकिन इसके पहले भी पवार साहब ने जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो मस्ती में थे कि हमारी ही सरकार आएगी, लेकिन उनको भी उनकी जगह दिखाने का काम यानी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना साथ में आके उन्होंने ये पहला प्रयोग किया कि यहाँ पर भाजपा को इस तरह से रोका जा सकता है। तो ये यानी कि आप ग्रीन सिग्नल दे रही हैं ना, आप ग्रीन सिग्नल दे रही हैं, ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा। देखिए, ममता बनर्जी हो चाहे और कोई हो, लेकिन हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कांग्रेस का कोई योगदान नहीं, इस तरह से हम नहीं कह सकते। मुझे ये कहना है कि भाजपा के खिलाफ जितनी भी छोटी मोटी पार्टी है, अभी कौन क्या है कौन क्या नहीं है, अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस का क्या महत्व है, राष्ट्रवादी का क्या है, एनसीपी का क्या है, इसका क्या है, उसका क्या है, सबका योगदान है, एक एक सीट का योगदान रहेगा। और इसका लेकिन विद्या जी, सभी ममता बनर्जी तो कह रही है कि कांग्रेस की जरूरत नहीं है, वो तो जहां जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, देखिए विपक्षी दलों की बैठक बुलाई जाती है, वहां पर उनको नहीं बुलाया जाता, वो वहां पर खुद जाते नहीं है टीएमसी के नेता। विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं संसद भवन में, आप भी देख रही होंगी, वहां पर टीएमसी के नेता नहीं जाते हैं। तो ये तो बहुत ही साफ संकेत है, किनारा कर लिया है पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी से टीएमसी ने। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है, आज हम 2021 में है, 22 अभी शुरू होने वाला है, और इस 2 साल में हमें जितने भी सबको इकट्ठा कर सकते हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं। उसमें कांग्रेस भी है ना, ममता बनर्जी जी है, उनका जो निर्णय है वो उनका निर्णय अपनी तरफ से लेंगे, लेकिन सब लोग, सब दल एक साथ आके किस तरह से, देखो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य यह है कि मोदी जी को सरकार से, बीजेपी को सरकार उनसे उनको सत्ता से उतारना है। तो ये सबसे बड़ा मकसद अगर होगा तो जिस तरह से ममता हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे बाकी सभी पार्टियां हो, उनको एक साथ तो आना ही पड़ेगा, और अकेला ये कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये सब निर्णय सब लोगों को संजय गुप्ता जी एक साथ बैठ के चर्चा करके ही होगा। जब पश्चिम बंगाल चुनाव हुए थे तब भी शिवसेना ने ममता बनर्जी का समर्थन किया था, अब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के नेता के तौर पर क्या समर्थन देंगे शिवसेना? देखिए मीमांसा मलिक जी, आजकल विपक्षी दल आपस में मिलते हैं तो भी ऐसा लगने लगता है बहुत से लोगों को कि कोई खेला चल रहा है। ये कोई खेला नहीं चल रहा है, ये आपस में मिलना जुलना चल रहा है। और उद्धव जी का भी ऑपरेशन हुआ है, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, कुछ बोल रही है ममता बनर्जी, वो सुन ले। सैल्यूट करते हैं, करते जाऊंगी। और वो दिन तुकाराम जी का साथ में 26/11 में और जो डेथ हुए थे, मैं वो लोगों सबको श्रद्धांजलि निवेदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। साथ साथ में महाराष्ट्र का जनता को सब लोग अच्छा रहे। हमारा चीफ मिनिस्टर का भी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे ठीक है, ऑपरेशन हुआ, वो भी अच्छा रहे। हम प्रे करते हैं स्पीडी रिकवरी के लिए। तो उनको मिलना, डॉक्टर अभी एडवाइस किया है नॉट टू मीट। आदित्य इज कमिंग टू मीटिंग में, हम 7:30 बजे वो आएंगे, हम बात कर लेंगे। और हमारा जो उनको लिए मीट करने का जो संदेश था, हम चाहते हैं वो अच्छा रहे, इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर्स का एडवाइस मान के चलना जरूरी है। तो जब आदित्य आ रहा है तो वो उन्होंने उनको भेज रहा है। और कल तो मेरे को मीटिंग है सिविक सोसाइटी का साथ, फिर शरद पवार जी का साथ, इज द सीनियर लीडर ऑफ दिस कंट्री, हम बहुत इज्जत करते हैं।
और कल हमारा YPO का जो मीटिंग है जो मुंबई में रहने वाला, आपको पता है कि मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यंग जनरेशन जो कहते हैं हमको इन्वाइट किया, मैं उसमें भी जाऊँगी। मुंबई में काफी टाइम के बाद आए हैं तो काफी कुछ मेरा तो मेरे हाथ पर हाँ जरूर मिलेंगे। शाहरुख जी मुंबई आएंगे और उद्धव जी शाहरुख जी के घर में नहीं जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। हम तो उद्धव जी के घर में ही जाने चाहते थे, लेकिन अभी मना है डॉक्टर का, इसी के लिए आदित्य आ रहा है। मैं तो उद्धव ठाकरे से तो मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि खराब सेहत है उनकी, अभी अस्पताल में हैं और इस वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। लेकिन आदित्य ठाकरे से भी मुलाकात करेंगी, संजय राउत से करेंगी और फिर शरद पवार से मुलाकात होगी। तो संजय गुप्ता जी, ये प्लानिंग हो रही है मिशन 2024 की? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो जरूरी नहीं है कि हर बात से पर्दा उठाया जाए, कुछ तो मामला इस तरह के रहने देने चाहिए जो समझने और समझाने के हों। अभी तो वो इसलिए गई है महाराष्ट्र में कि उद्धव जी का हालचाल पूछे हैं, शरद पवार जी से मिली है और कुछ इंडस्ट्रिस्ट भी हैं जिन्हें वो चाहती है कि पश्चिम बंगाल में आकर के काम करें, फैक्ट्रियां वहां लगाएं, थोड़ा काम धंधा सही चलाएं, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सा बिजनेस तबाह हो गया, बहुत सी फैक्ट्रियां तबाह हो गई, रोजगार चला गया, आर्थिक मंदी हो गई, औद्योगिक मंदी हो गई। तो महाराष्ट्र एक, क्योंकि औद्योगिक मुंबई राजधानी है, हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, तो इसलिए भी गई है वहां पर। अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है जिस तरह की अटकलें आप लगा रही हैं और जिस तरह की दुखबुगाहट बीजेपी के हमारे साथी को जिस तरह की लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो चुनाव बहुत दूर है, तो अभी थोड़ा सा आप शांत रहें। अभी जब भी इस तरह की कोई चर्चा होगी, जब भी इस तरह का खुलासा पार्टी अपने तौर पर करेगी, तब इस पर समीक्षा और चर्चा करेंगे। संजय जी क्या बात है, खुलकर नहीं बता रहे हैं, चल क्या रहा है? नहीं, मैंने मन में डर है क्या? कहा कि नहीं, मैंने तो आपसे पहले वैसे भी कहा जा रहा है महाराष्ट्र में तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है मार्च में, क्या इसीलिए संभल कर बोल रहे हैं? नहीं, देखिए बीजेपी के नारायण राणे जी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी वो पहले कहते थे कि मेरे पास सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में सबूत है और मैं CBI को दूंगा। फिर नीतीश राणे ने भी कहा, नीलेश राणे ने भी कहा, लेकिन कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया। ऐसे ही अब बीजेपी बार बार बोलती रहती है। हो सकता है अब ये कह रहे हैं तो आजकल ये भविष्यवाणी ज्यादा करते हैं और इनकी भविष्यवाणी कई बार सच भी होती है और कई बार नहीं भी होती है। तो जो कॉन्फिडेंस आजकल बीजेपी को अपनी बातों पर है, हम तो चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस इसी तरह बरकरार रहे और सरकार इसमें चले और देश का काम चलता रहे। चलिए 2024 के लिए भी कितना कॉन्फिडेंस है, मैं इस पर कमेंट लूंगी जफर इस्लाम साहब से, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों के लिए जानकारी दे दें। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने क्यों कहा सिद्धू चले जाएं लाहौर। देखिए अमरिंदर सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत आज शाम 7:30 बजे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ दिन पहले इमरान खान को बड़ा भाई बताया था। तो बड़े भाई के पास जाए लड़े उधर लाहौर में। शर्म की बात है कि ऐसी बात कोई करे। इसको अगर सोच नहीं है, इसकी पार्टी को सोच नहीं है, पार्टी लीडरशिप कांग्रेस को सोच नहीं है। कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है सर, आपसे बेहतर कौन बोल सकता है? देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द पार्टी, एवरीबॉडी इज टोल्ड व्हाट टू डू। कोई डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में। ये हुक्म होता है कि ये करना है, वो करना है, बस ये सब मान जाते हैं। तो जफर इस्लाम साहब, कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी और पश्चिम बंगाल में तो चुनावी रथ को, आपके विजय रथ को तो रोक ही दिया ममता बनर्जी ने। अपना दमखम उन्होंने दिखाया, हालांकि बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत वहां पर लगा दी थी। और अब हम देख रहे हैं जिस तरह से विस्तार करने में लगी हुई है ममता बनर्जी, विपक्षी नेताओं को चाहे जोड़ने की बात हो, चाहे अपना विस्तार और राज्यों में करने की बात हो, अग्रेसिव कैंपेनिंग उनकी ओर से की जा रही है। देखिए, ममता बनर्जी बंगाल से बाहर कुछ भी नहीं है। ये उनको खुद पता चल गया जब नेबरिंग स्टेट त्रिपुरा में जब रिजल्ट आया तो पता चल गया कि उनकी हैसियत ही क्या है बंगाल से बाहर, वो उस रिजल्ट ही बताता है। जब नॉर्थ ईस्ट में जहाँ का वो बिगुल बजा रहे थे कि यहाँ हम सरकार बनाएंगे और अभी क्या अभिषेक जी क्या कह रहे थे कि अभी ये होगा वो होगा और यहाँ से बीजेपी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उनको वहाँ की जनता ने आईना दिखा दिया। इसी तरह से यहाँ दो तरह से काम चलेगा, जनता भी आईना दिखाएगी और जिस तरह से आज आदित्य ठाकरे तो आ रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरह से उन्होंने जो
महत्व होता है चीफ मिनिस्टर का मिलना चीफ मिनिस्टर से। उन्होंने अगर भेज दिया अपने बेटे को, उसका कोई बहुत बड़ा कोई ये नहीं, उससे सिर्फ एक ही मैसेज मिलता है कि आपसे मिलने के हमें कोई चिंता नहीं है और न जरूरत है। वैसे अस्पताल में अगर बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ है, जो ऑपरेशन हुआ उसमें वो जा भी सकती थी और लोग से मिल भी रहे हैं, जा भी सकती थी, लेकिन फिर भी उन्हें बुलाया नहीं गया और खास के कहा गया भाई आप बीमार हैं, इनके पास कुछ कहने को नहीं है, और उनको बस एक कवर देने के लिए आदित्य ठाकरे जी को भेज रहे हैं। लेकिन वो भी जाहिर नहीं चाहते कि ऐसे ताकतों के साथ वो हाथ मजबूती से थामे उनका, इसलिए वहां शरद पवार जी की पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी उनका हाथ नहीं थामेगी। और कांग्रेस पार्टी इसके तो बिल्कुल ठीक है, मैं कमेंट ले लेती हूँ। तौसीफ जी, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी अलग अलग एंटी बीजेपी फ्रंट हमने पहले भी देखा था, 2014 में भी, 2019 में भी, और जो बात यहाँ पर जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि उतनी अहमियत नहीं है जितनी दिखाने की कोशिश हो रही है। नहीं, देखिए जफर साहब है, अपने पार्टी को वो डिफेंड करेंगे और अगर कोई डरा हुआ रहेगा तो वो दिखाएगा कि वो डरा हुआ नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है बंगाल के बाहर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं उनकी हैसियत। असल में देखिए ये मामला जनता तय करेगी। जनता ममता बनर्जी को अपना प्यार देती आई है, आपने बंगाल में उसको देखा है और बंगाल के बाहर भी आपको। लेकिन तौसीफ एक बात तो आप भी मानेंगे ना, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अंतर होता है। पश्चिम बंगाल तक उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित है, जहां जहां बाहर, चाहे त्रिपुरा में आप अभी के नतीजे देख लीजिए, गोवा में जरूर कैंपेनिंग की जा रही है, लेकिन नतीजे तो अभी नहीं आए हैं एक राज्य से। और आप जहां तक कांग्रेस की बात है तो 170 सीटें ऐसी हैं जहां पर डायरेक्ट फाइट रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, तो उसके बिना आप कैसे काम चलाएंगे? देखिए आज जो आपका जो देश का प्रधानमंत्री है वो भी किसी जमाने में सिर्फ एक राज्य का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हुआ करता था, और आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाली नेता है ममता बनर्जी। वो 3 टाइम चीफ मिनिस्टर हैं, 5 टाइम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो रेल मंत्री रह चुकी हैं, तो उन्हें इस तरीके से निकाल देना ये किसी भी पॉलिटिकल समझबूझ के खिलाफ है। अब रही बात कि हाँ भाई जब इलेक्शन का वक्त आएगा उस वक्त जनता अपने वोट के जरिए बताएगी कि कौन कितना लोकप्रिय है और कौन कितना प्रभावशाली है। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि आज चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आपका वेस्ट साइड हो, चाहे ईस्ट साइड हो, देश भर में ममता बनर्जी की लोकप्रियता में कमी नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके घर आते हैं और उनको न्योता देते हैं। उन्होंने अलायंस किया है। इलेक्शन के टाइम पे भी जब ममता बनर्जी ने कोलकाता में मैदान में बड़ा सा वो रैली रखा था, तो उस वक्त भी ममता बनर्जी के मंच पे देश के दिग्गज नेता हर रीजन से आए थे, हर पॉलिटिकल पार्टी से आए थे। तो ये सिर्फ कह देना कि वो उनका बंगाल के बाहर कोई प्रभाव नहीं है, ये वक्त बताएगा। और ये अगर प्रभाव नहीं है तो पश्चिम बंगाल में जरूर उन्होंने अपना दमखम दिखाया है, लेकिन अब 2024 के लिए भी क्या वो विपक्ष का चेहरा बनने की ओर से, जो उनकी ओर से कवायद हो रही है, क्या वो पूरी हो पाएगी? क्या सभी विपक्षी दल उनका साथ देंगे और क्या वो बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएंगी? ये बड़ा सवाल है, इसी पर हमारी नजर भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.